नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 वस्तुनिष्ठ ऑल आउट के बुक से प्रश्न। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इतिहास क्लास 7 का, जिसमें टोटल 8 चैप्टर सम्मिलित किया गया है। आइए इसके प्रमुख इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं क्या क्या बनता है इन चैप्टरों से। तो पहला प्रश्न है कि 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था। 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1356 ईस्वी में। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत को संशोधन करते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने भी अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद भी लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक के इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं है। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यकाल में रहट का प्रयोग। रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। रहट का प्रयोग सही आंसर हो जाएगा सिंचाई के लिए। क्या है? सिंचाई के लिए। आंसर बी हो जाएगा। सन 700 और 1750 के बीच हजारों वर्षों के अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रहता था। मुख्य रूप से कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकियों को दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में जो है वो क्या है, चरखे। क्या है? चरखे। और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियारों का जो है इस्तेमाल होता था। तो यहाँ रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो सिंचाई के लिए। आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया था। जातक कथाओं का तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बौद्ध अनुयायियों द्वारा। क्या है? बौद्ध अनुयायियों द्वारा। जातक या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सूत पिटक अंतर्गत खुद्दक निकाय का भाग है। यह ध्यान रखिएगा, सूत त्रिपिटक में जो है सूत पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का भाग है। और इन कथाओं में भगवान बुद्ध की कथाएं हैं, जो मान्यता है कि खुद गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो है कहे गए हैं। हालांकि कुछ विद्वानों को मानना है कि कुछ जातक कथाएं गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा जो है वो कही गई है। क्या है? शिष्यों के द्वारा जो है कही गई है। विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियां जातक कथाएं हैं, जिसमें लगभग 600 कहानियां संग्रह जो है वो की गई है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो कहा जाता था बेल्ला। क्या है? बेल्ला। क्या है? बेल्लाल। बेल्लाल कृषि जमींदारों का एक विशिष्ट वर्ग था, जिसने संगम युग के दौरान प्राचीन तमिल व्यवस्था के अभिजात वर्ग का गठन किया था। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को बेल्ला, साधारण हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूर को जो है दात, कड़ैसियार और अदिमई कहलाते थे। भूस्वामियों को जो है बेल्ला, साधारण हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूर को क्या है दास, कड़ैसियार और अदिमई कहलाते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। त्रिकोणात्मक संघर्ष का जो है हिस्सा नहीं था। तो सही आंसर हमारा जो हो जाएगा बी चोल नहीं था। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश था। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जो है वो किए हैं। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक के चालुक्यों के। क्या है? कर्नाटक के चालुक्यों के। दक्कन में राष्ट्रकूटों की शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट जो है प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, यह माना जाता था कि इससे याजक जो है जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कर्नाटक के चालुक्यों के। नेक्स्ट है गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। क्या है? राजेंद्र प्रथम। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। अगला है चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताइए।
तो चोल काल में किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। बिल्कुल सही। गांवों के समूहों को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। तो ये भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। किसानों की बस्तियों जो ऊर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य जो है वो करते थे। अगला प्रश्न है कि पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? नगरम जो है वो किसे कहा जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों के संगठन को। क्या है? व्यापारियों के संगठन को। नगरम पल्लव वंश में व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। इनमें से जो है बहुत सी स्थानीय सभाएं जो है शताब्दियों तक काम करती रही। नेक्स्ट है, पुरातत्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी चीजें शामिल होती है? तो यहाँ पर देखना कि कौन सी शामिल होती है। तो अभिलेख भी शामिल होती है, मिट्टी के बर्तन भी, जानवरों की हड्डी भी, धातु भी, औजार भी और आभूषण भी। तो 10 के हमारा जो आंसर हो जाएगा सी, सभी शामिल होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सभी शामिल होता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। कई लोग जो है पुरातत्वविदों, जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अगला है, मुगलों के जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है इक्ता। क्या है? इक्ता हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव थी। मनसबदारों को अपने वेतन राजस्व कार्य के रूप में प्राप्त होता था, जिन्हें जागीर कहा जाता था, जो कुछ हद तक इक्ताओं की तरह थे। नेक्स्ट है, मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र के शासका थी? मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासका थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कश्मीर। क्या है? कश्मीर। ऑप्शन बी है। मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वरंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, जो 1262 से 1289 ईस्वी तक राज की थी, के व्यवहार में रजिया का व्यवहार बिल्कुल जो है वो विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी जो है दिद्दा। दिद्दा जो है 980 से लेके 1003 तक राज की थी। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह जो है स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा खराज। क्या है? खराज। ऑप्शन बी है। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर और घरों पर होता था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है वो हुआ था। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे।
इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी और इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भी भारी चुनौती थी। नेक्स्ट है, सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 15 वर्ष तक। क्या है? 15 वर्ष के 1540 से लेकर जो है कब तक किया था? तो 1555-56 ईस्वी तक जो है वो किया था। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं जो 1530 से 1540 और 1555 से 56 तक की चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक कह सकते हैं, 56 ने 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त जो है वो बना दिया था। नेक्स्ट है, सही मिलान करना है। एक तरफ मुगल बादशाह है, एक तरफ जो है वो वर्ष है, वो देखना है। तो फर्रुखसियार जो है वो क्या है? 1713 से लेकर 1719 तक, ये हमारा दूसरा चला जाएगा। आलमगीर द्वितीय की अगर हम बात करें तो 1754 क्या है? 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक। शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। अहमद शाह जो है 1748 से लेकर 1754 ईस्वी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 जो है वो 4 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है मालवा। क्या है? मालवा का मिला था। मुगल काल में प्रभावशाली राजपूत घराने ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। 1722 में सवाई राजा जय सिंह को आगरा की सूबेदारी मिली। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा दल खालसा। क्या है? दल खालसा। 18वीं शताब्दी में कई योग नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में तथा बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं जो है दल खालसा कहलाती थी। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। कितना? 20%। 18वीं शताब्दी में दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताइए। तब माता की ओर से वे तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, गलत। पिता की ओर से वे चंगेज खान मंगोल के वंशज थे, गलत। यहाँ आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही जो है वो 2 है। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल थे, माता के तरफ से जो थे वो मंगोल थे। क्या याद रखें? माँ से माता, माँ से जो है वो मंगोल हो जाएंगे। मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी, उसके वंशज थे। अगर पिता की बात करें तो वो तैमूर हो जाएंगे। क्या है? तैमूर के वंशज थे। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के जो है प्रथम युद्ध में जो लड़ा गया था कब? 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली प्रयोग इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से जो है वो प्रयोग किया था। अगला है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो मुगलों के नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे, बिल्कुल सही। इनके पद और वेतन का निर्धारण जात की संस्था पर निर्भर था, ये भी सही। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। क्या है? दोनों सही है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी
जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। क्या है? जाते थे। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कौन से कथन सत्य है, ये हमें बताना है 23 का। तो अकबर ने जागीरों को सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया, सही है। औरंगजेब के शासन काल में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, ये भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों को सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर है। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत जो है वो कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का जो है सामना करना पड़ा था। मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो जब्त। क्या है? जब्त। अकबर के राजस्वामी जो है राजस्व मंत्री कह सकते हैं टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 तक की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची जो है बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। अगला है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल। आंसर डी होगा। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इनका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इनमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी जो है वो विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1586 ईस्वी में। क्या है? 1586 ईस्वी में। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज बंगाल का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। नेक्स्ट है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सही आंसर हो जाएगा पंजाब से। क्या है? पंजाब से जो है वो संबंधित थे। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों को बड़े इलाके पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत जो है प्रभावशाली थी। अगला है, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया? सही आंसर हो जाएगा वो है चेरो। क्या है? चेरो। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेरे लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। नेक्स्ट है, मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने का क्या कारण थे? इसका सही सत्य कथन चयन करना है। तो जनजातियों और अन्य सामाजिक समूहों के जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण, बिल्कुल सही। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राज मिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही। ब्राह्मणों द्वारा नए जातियों के उद्भव का विरोध किया गया, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, 1 और 2 जो है वो सही है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। जैसे उदाहरण, ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया।
विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। नेक्स्ट है 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़कंटका पर आक्रमण का सामना किसने किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रानी दुर्गावती। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली जो है वो बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कंटका के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से जो है विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक जो है वो विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर जो है वो सामना किया। अगला है दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो नैनार शैव संत है, बिल्कुल सही। अलवार वैष्णव संत है, बिल्कुल सही। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा केवल 1 और 2 जो है सही है। 7वीं और 9वीं शताब्दियों के बीच जो है कुछ नए धार्मिक आंदोलनों के प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों जैसे शैव संत और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। प्रश्न ये भी कभी कभी पूछा जाता है, शैव संतों को क्या बोलते हैं? तो नैनार, और वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता है। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी जो है वो शामिल थे। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को जो है हमें चुनना है। तब पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, मदुरै चोलों का बंदरगाह था। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिण भारत में जो है चोल, चेर और पांड्य के पास सत्ता के 2 केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक तटीय। इन तटीय शहरों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, पुहार या कावेरी पट्टनम। यह चोलों का बंदरगाह था और मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। मदुरै जो है पांड्यों की राजधानी थी। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सत्य कथन जो है वो कौन कौन है। तो शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में जो है हुआ था, ये जो है वो गलत है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, सही है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 33 के बी। केवल 2, 3 और जो है वो 4 सही है। भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में नहीं हुआ था। कहाँ था? केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीव आत्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। अगला है वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? वीर शैव आंदोलन, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु एक अक्कमहादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई जो है वो देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के जो है वो विरोधी थे। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता ने। क्या है? नरसिंह मेहता ने लिखा है। अगला है प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? प्रारंभ में जो है नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी क्षेत्र में। क्या है? उत्तरी क्षेत्र में लोकप्रिय हुए। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? तो वो रविदास की। क्या है? रविदास की। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया।
उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा वे गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुई। नेक्स्ट है, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये हमें बताइए। आइए देखते हैं। बेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था, गलत। कदमई एक भू राजस्व था, सही। आंसर हो जाएगा केवल सेकंड। क्या है? केवल सेकंड। चोल काल में स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्द हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर बेट्टी है, जो नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था, और जो है कदमई भू राजस्व के रूप में जो है वो लिया जाता था। आंसर हमारा बी हो जाएगा। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाहा। क्या है? जुलाहा। कबीर का जन्म संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुआ था। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक ने। क्या है? गुरु नानक ने। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा गुरु नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों में यानी भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। पहले धर्मशाल, आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। अगला है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों को कालक्रम के अनुसार सही क्रम को जो है चुनना है। तो फासियान यानी फाहियान, सैंथांग यानी वैनसांग और उसके बाद इत्सिंग हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर जो है कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। तो व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, ये गलत है। व्यापारी इन सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाजों और सड़कों दोनों मार्गों का जो है प्रयोग करते थे, यही गलत है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों को चयन जो है वो करते थे? तो जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, बिल्कुल। बड़े दाने तथा मजबूत डंडल वाले पौधे, सही है। अहिंसक जानवर, सही है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है। तो किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था, ये तो सही है। श्रीमद् भगवत गीता में भक्ति मार्ग को स्वीकार किया गया, ये भी सही है। भक्ति की विचारधारा को बौद्ध तथा जैन पंथों में अस्वीकार कर दिया गया, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा। क्या है? केवल 3 होगा। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई थी कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया था। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 63। क्या है? 63। कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, समंदर, सुंदरार और मानिकबह सागर। इनके गीतों के संकलन जो है तेबरम और तिरुबाचकम में मिलता है। सत्य कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सत्य कथन है। तो रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में जो है वो पैदा हुए थे, तो ये जो है वो सही है हमारा। वे नयनार संतों से प्रभावित थे, गलत। उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, गलत। आंसर हमारा जो है केवल 1 हो जाएगा। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना, भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, विशिष्ट द्वैत को। आंसर हमारा डी होगा। सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार करें और बताइए कि सत्य कथन क्या है। तो सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे, बिल्कुल सही। वे इस्लामी आचार संहिता को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे, ये गलत है। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया था, बिल्कुल सही।
आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 3 जो है वो सही है। 47 के 1 और 3। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें जो है अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर जो है वो बल देते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून जो शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम। लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी, तो यह गलत है। उपयुक्त में से जो है वो कोई नहीं। संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत के जो है वो ऋणी है। यह भी काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ जो है वो लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा है, जो यह दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत जो है वो करता है। अगला प्रश्न है कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर भारत से। क्या है? उत्तर भारत से। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाले की एक जो है वो जाति थी। यह कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। क्या है? हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमाचल क्षेत्र में जो है लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रवणली की विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा गया। साहसपूर्ण एवं भाव प्रवणली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता था। अगला है रसमंजरी की रचना किसने की, और इसका सही आंसर हो जाएगा भानुदत्त ने। क्या है? भानुदत्त ने। हिमाचल में लघु चित्रकला की जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। यह क्षेत्रीय लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली को जो है दर्शाता है। बृहद्धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहद्धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। इसकी रचना बंगाल में की गई थी, सही है। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई, यह भी सही है। तो वामन का जो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। इसने स्थानीय बंगाली संस्कृति के तहत वहां के ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी थी। पूरी उड़ीसा, जो उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया, और इसका सही आंसर हो जाएगा गंग वंश। क्या है? गंग वंश। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यधिक प्रतापी राजा जो है अनंत वर्मन ने पुरी से पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? मणि प्रवालम का, और इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा और मूंगा। क्या है? हीरा और मूंगा। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से जो है संस्कृत के जो है वो ऋणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। चारण भाट किसे कहते थे? चारण भाट किसे कहते थे, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, राजपूतों के सूर गाथाओं के गायकों को जो कहते थे। राजपूत शासक सूरवीरों के आदर्श को संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियां
काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा जो है वो गाई जाती है। दोचाला तथा चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बंगाल का। क्या है? बंगाल का। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण का। राजधानी को राजस्व का समय समय पर भेजा जाना कम हो गया। कारण, गवर्नर और सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन ए का जो है सही व्याख्या जो है वो कर रहा है। अगला है जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वह है सूरजमल। क्या है? सूरजमल। सूरजमल ने 18वीं शताब्दी में शासन किया था। वे जाट सरदार बदन सिंह के पुत्र थे। वे एक महान नेता, महान सेनानी, महान राजनयिक और अपने समय के एक महान राजनेता थे। इनके समय में जाट राज एक ताकतवर क्षेत्र के रूप में उभरा था। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 5 बार जो है वो आक्रमण किया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना जो है वो किस वर्ष की? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 1699 ईस्वी में। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गया। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई जो है वो लड़ाइयाँ लड़ी। ये था एनसीईआरटी क्लास 7 से जुड़े प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।